वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, न्यूकासल, स्पर्स, रियल मैड्रिड। तो ये सारी चीज़ों को लेके बात करेंगे ये वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके, और हम एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हम लोग अभी तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं रिगार्डिंग द डील ऑफ ब्रायन एम्बूमो। वो इसलिए कि 3 जून को डेविड ऑर्नस्टीन का वो रिपोर्ट आया था जहां पे उन्होंने ये चीज़ कहा था कि ब्रायन एम्बूमो सेड येस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, और आज है 11th ऑफ जुलाई, और इतने दिन नेगोशिएशंस करने के बाद भी वी कुडंट रीच टू एन एग्रीमेंट विद ब्रेंटफोर्ड, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि मुझे पता है कि ब्रेंटफोर्ड आर प्लेइंग हार्ड बॉल, लेकिन फिर भी जो पैसों की डिफरेंस हो रहा है, मतलब सेकेंड बिड में हम लोग जो सबमिट किए थे उसमें 55 मिलियन का बेस प्राइस था एंड 7.5 मिलियन की एड ऑन्स थे, लेकिन ब्रेंटफोर्ड को अपफ्रंट फी ज़्यादा चाहिए इन द रेंज ऑफ 60 टू 65 मिलियन पाउंड्स के आसपास, मतलब 60 से लेके 62.5 मिलियन पाउंड्स के आसपास आपको बेस प्राइस देना होगा, उसके बाद एड ऑन्स देना होगा, टोटल पैकेज आपका 65 मिलियन पाउंड्स के आसपास देना होगा। लेकिन सेकंड बिड सबमिट किए हुए बहुत दिन हो चुके हैं और हर दिन फैब्रिजियो का सिमिलर सी स्टोरीज आते हैं, वो ये कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर करेंटली फोकसिंग ऑन ब्रायन एम्बूमो और दे आर करेंटली नेगोशिएटिंग विद ब्रेंटफोर्ड। लेकिन फिर भी इस चीज को हम लोग जो हियर वी गो के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं वो अभी तक नहीं सुनने को मिला है। ये न्यूज़ अभी तक सुनने को नहीं मिला है कि ब्रेंटफोर्ड एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव रीच टू एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग द फाइनल प्राइस, और हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड इन सबमिटिंग द थर्ड बिड ऑफ ब्रायन एम्बूमो। और मुझे लगता है कि हम लोग का जो रियलिटी है इस समर ट्रांसफर विंडो में वो ये कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, क्योंकि और कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब प्लेयर आपका राजी है ज्वाइन करने के लिए और ब्रेंटफोर्ड भी बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगले साल ब्रायन एम्बूमो के लिए इतना पैसा शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर अगले साल ब्रायन एम्बूमो का जो बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है वो तो है आपका 1 साल का, और अगर वो लोग एक्सटेंशन ट्रिगर नहीं करते हैं तो उनको एज ए फ्री एजेंट उसको छोड़ना होगा अगले साल। सो फॉर दैट मैटर अगर ब्रेंटफोर्ड ब्रायन एम्बूमो को इस समर ट्रांसफर विंडो में बेचते हैं तो उनको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा, और ब्रायन एम्बूमो का लास्ट सीजन फिनोमिनल रहा है इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, तो कोई गारंटी नहीं है ना कि अगले साल भी उसका सिमिलर सी ही परफॉर्मेंस हो इन ब्रेंटफोर्ड, और उसी के साथ उसका प्राइस जो है वो और भी बढ़ जाए अगले साल। तो मोटा मोटी बात यही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की वैल्यूएशन और ब्रेंटफोर्ड की वैल्यूएशन की जो डिफरेंस है वो है आपका 5 to 8 मिलियन पाउंड्स, जिसमें से मेरे ख्याल से बेस प्राइस में ही वो डिफरेंस आ रहा है, मतलब एड ऑन्स को हम लोग कम कर सकते हैं लेकिन बेस प्राइस को हम लोग को इंक्रीज करना होगा। लेकिन फिर भी हम लोग अभी तक ये थर्ड बिड जो है वो सबमिट नहीं कर पाए हैं या फिर एग्रीमेंट रीच नहीं कर पाए हैं विद ब्रेंटफोर्ड रिगार्डिंग द फाइनल प्राइस, और इसका सीधा सीधा जो जवाब है वो मुझे लग रहा है कि हम लोग के पास पैसा नहीं है। और यहीं पे मेरा दूसरा सवाल आता है टू मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, वो ये कि एंथनी इलांगा को नॉटिंघम फॉरेस्ट बेच चुके हैं टू न्यूकासल यूनाइटेड, और उसके लिए 55 मिलियन पाउंड्स के आसपास नॉटिंघम फॉरेस्ट को मिला है फ्रॉम न्यूकासल यूनाइटेड। दूसरी तरफ रियल मैड्रिड खरीद चुके हैं अल्वारो फर्नांडिस या फिर अल्वारो कैरेरा, अब जो भी कहो उसको, फ्रॉम बेनफिका। उसके लिए भी रियल मैड्रिड 50 मिलियन यूरोस पे कर रहे हैं टू बेनफिका। तो ये दोनों प्लेयर्स पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल चुके हैं, और ये दोनों प्लेयर्स को हम लोग जब छोड़े थे तो सेल ऑन क्लॉज लगाए थे उनके कॉन्ट्रैक्ट पे, और उस सेल ऑन क्लॉज के तहत हम लोग को ये दोनों प्लेयर के लिए 15 मिलियन पाउंड्स के आसपास कुछ पैसा मिल सकता है। तो ये पैसा जब हम लोग को मिल रहा है और ये दोनों डील अभी हो चुका है, तो अभी कायदे में देखा जाए तो हम लोग को ब्रायन एम्बूमो के लिए जो थर्ड बिड है वो सबमिट कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी तक कोई न्यूज़ेस नहीं आए हैं फ्रॉम द क्रेडिबल सोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ। टियर 3 टियर 4 सोर्सेज से तो हर दिन कुछ ना कुछ आ रहा है, लेकिन उसको लेके बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जितने भी सारे क्रेडिबल सोर्सेज हैं लाइक डेविड ऑर्नस्टीन या फैब्रिजियो, ये सारे अभी तक कोई
रिपोर्ट नहीं किए हैं रिगार्डिंग द फाइनल बिड या फिर जो थर्ड बिड की हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ ब्रायन एम्बूमो डील। तो यही पे मेरा सवाल है टू मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब कि अभी किस लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी पैसा आने के बाद भी क्या आप लोग ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि थर्ड बिड सबमिट करना है कि नहीं करना है और कितना डिले करना है? मतलब 2-3-5 मिलियन पाउंड्स के लिए क्या हम लोग ये डील को सबोटाज कर देंगे? ये तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग करते हैं, अगर वॉकआउट कर जाते हैं तो ये सबसे घटिया डिसीजन होगा, क्योंकि हम लोग के पास कोई अल्टरनेटिव प्लेयर नहीं है और दूसरी तरफ ब्रायन एम्बूमो जैसा कोई प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर भी नहीं है जिसके पीछे हम लोग जा सकते हैं, जो आते ही हम लोग की टीम को एलिवेट कर देगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड परफॉर्मेंसेस एंड आउटकम्स। तो इसीलिए जितने भी मतलब जो डिफरेंस हो रहा है इन द वैल्यूएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेयर विद ब्रेंटफोर्ड, मेरे ख्याल से अभी उस चीज़ को बहुत जल्दी ही हम लोग को क्लोज करना होगा, क्योंकि चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इन द कमिंग डेज इन द फ्यूचर। वो इसलिए क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट जब एंटनी इलांगा को बेच चुके हैं टू न्यूकासल और उसी के साथ कल स्पर्स ने मॉर्गन गिब्स व्हाइट को भी खरीद लिया है बाय ट्रिगरिंग हिज रिलीज क्लॉज। तो ये दोनों प्लेयर्स चले जाने के बाद अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट यूएन वीसा के पीछे जा रहे हैं जो ब्रेंटफोर्ड के प्लेयर हैं, और उसके लिए नॉटिंघम फॉरेस्ट जो बिड सबमिट कर चुके हैं वो मतलब उसका वैल्यूएशन, ब्रेंटफोर्ड की जो वैल्यूएशन है फॉर यूएन वीसा वो है आपका 50 मिलियन पाउंड्स के आसपास, उससे बहुत ही कम है, जो कि ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग को समझना होगा कि ब्रेंटफोर्ड ऑलरेडी अपना जो मैनेजर है उनको खो चुके हैं, थॉमस फ्रैंक जा चुके हैं स्पर्स, और उसी के साथ ब्रायन एम्बूमो मैनचेस्टर यूनाइटेड को हाँ कह चुके हैं कि ही वांट्स टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। और अभी अगर वीसा के लिए भी नॉटिंघम फॉरेस्ट आ रहे हैं तो वीसा के लिए जो पैसा नॉटिंघम फॉरेस्ट के सामने रख रहे हैं ब्रेंटफोर्ड, वो अगर वो लोग मैच कर देते हैं तो हो सकता है कि वीसा के लिए भी वो लोग राज़ी हो जाए। और अगर वीसा के लिए वो लोग राज़ी हो जाते हैं और बाई दैट टाइम हम लोग ब्रायन एम्बूमो वाला डील कंप्लीट या फिर क्लोज नहीं कर पाते हैं, तो हो ही सकता है कि एक ही ट्रांसफर विंडो में ब्रेंटफोर्ड अपने दोनों फाइनेस्ट अटैकिंग प्लेयर्स जो कि लास्ट सीजन में उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रह चुके हैं, इन दोनों प्लेयर्स को एक ही विंडो में वो लोग छोड़ने के लिए राजी ना हो। तो चीज़ें कुछ भी हो सकता है फुटबॉल में और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। दूसरे क्लब्स की एक्टिविटीज़ के वजह से हम लोगों का जो सिचुएशन है वो खराब हो सकता है। तो मेरा सीधा साधा सवाल यही है कि क्यों चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना है इन द कमिंग डेज, क्यों चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए जो रिस्क है वो हम लोग ले रहे हैं, क्यों फालतू में हम लोग ये रिस्क ले कि दूसरे क्लब्स की बिजनेस की वजह से हम लोग का खुद का जो बिजनेस है या फिर जो डील हम लोग क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं वो कोलैप्स हो सकता है। या फिर हो ही सकता है कि वीसा वाला जो डील है वो अगर पहले हो जाए तो उसके लिए अगर अच्छा खासा पैसा मिल रहा है तो ब्रायन एम्बूमो के लिए शायद ब्रेंटफोर्ड और भी ज्यादा पैसा मांग ले। जैसे टियर 3 या टियर 4 सोर्सेज रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं कि ब्रायन एम्बूमो के लिए डे बाई डे ब्रेंटफोर्ड का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, पैसों की जो डिमांड है वो बढ़ रहा है। ये सब मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि क्लब्स ऐसे रिएक्ट नहीं करते। मतलब दूसरे ट्रांसफर्स अगर होता है उसमें अगर अच्छा खासा पैसा मिलता है कोई क्लब को तो उसके लिए आप पहले जो बात आप कह चुके हो, मतलब जो प्राइस आप कह चुके हो, उसके बाद उस प्राइस को आप बार बार ऐसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके खुद के क्लब से कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर बिक जाता है उसके बाद सिचुएशन चेंज हो जाता है, उसके बाद एक्चुअली यू कैन इंक्रीज द डिमांडिंग प्राइस। यही मेरा पॉइंट है कि अभी जो 5-6 मिलियन या 7-8 मिलियन के लिए हम लोग इतना ज़्यादा मगजमारी कर रहे हैं विद ब्रेंटफोर्ड, वो चीज़ 16-17 मिलियन में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। सो इन दैट केस हम लोग के पास वो पैसा नहीं होगा टू क्लोज दिस डील ऑफ। बहुत टाइम हम लोग ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं और वीसा के लिए अगर दूसरे क्लब्स भी आ जाते हैं इन द मिक्स तो चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि देयर इज़ अ चांस कि नॉटिंघम फॉरेस्ट 50 मिलियन पाउंड्स की जो वैल्यूएशन है जो ब्रेंटफोर्ड रख रहे हैं सामने फॉर यूएन वीसा उसको मैच ना करे, लेकिन दूसरे क्लब्स भी आ सकते हैं इन द मिक्स। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, वीसा इज़ अ वेरी गुड प्लेयर और वीसा जैसे प्लेयर कोई भी टीम में जाके उस टीम को एलिवेट कर सकता है। तो ये डील खत्म होने से पहले
हम लोगों को ब्रायन एम्बूमो का डील क्लोज ऑफ कर लेना चाहिए। और जैसा कि मैं होप कर रहा था कि ये डील 7 जुलाई से पहले ख़त्म हो जाएगा, वो तो हुआ नहीं। अभी हम लोग होप कर रहे हैं कि प्री सीज़न की जो मैचेस हैं वो शुरू होने से पहले ये डील ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी एट द एंड वी हैव टू वेट एंड वॉच हाउ लॉन्ग दिस डील विल टेक टू गेट कंक्लूडेड। और ये डील किसी भी हालत में हम लोग को क्लोज करना ही होगा एंड एज सुन एज पॉसिबल ये डील हम लोग को क्लोज करना होगा, इससे पहले कि चीज़ या सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं स्पर्स को लेके। तो स्पर्स मोहम्मद कुदुस वाला डील तो ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, 55 मिलियन पाउंड्स के आसपास वो लोग पे किए हैं वेस्ट हैम को। उसके बाद नॉटिंघम फॉरेस्ट की प्लेयर मॉर्गन गिब्स व्हाइट के लिए वो लोग 60 मिलियन पाउंड्स की जो रिलीज क्लॉज था इस प्लेयर का उसको मैच कर दिए हैं, उसको ट्रिगर कर दिए हैं। और उसके बाद कल दिन एंड देयर वो लोग इस डील को साइन ऑफ कर लिए हैं। तो देखा जाए तो 114 मिलियन पाउंड्स के आसपास स्पर्स पे कर चुके हैं फॉर मोहम्मद कुदूस एंड मॉर्गन गिब्स व्हाइट। तो ये आप कह सकते हो कि एक्सपेंसिव है। अगर आप प्लेयर्स की रिलीज क्लॉज जो है उसको अगर आप मैच करते हो तो ऑब्वियसली प्लेयर थोड़ा कॉस्टली तो आता है, लेकिन मेरे ख्याल से मोहम्मद कुदूस इज़ अ वेरी गुड साइनिंग फॉर स्पर्स। और दूसरी तरफ मॉर्गन गिब्स व्हाइट कैन बी अ वेरी गुड एडिशन टू देयर टीम, क्योंकि स्पर्स को प्लेयर्स तो चाहिए। और दूसरी तरफ रिचर्डलिसन को लेके भी मतलब आई एम नॉट श्योर कि वो लोग रिचर्डलिसन के साथ कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी की तो बहुत इशू है। तो टेक्निकली या फिर लॉजिकली अगर देखा जाए तो वो लोगों को एक स्ट्राइकर भी चाहिए होगा। हाँ, उनके पास सोलंकी वगैरह है, लेकिन रिचर्डलिसन के साथ वो लोग कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ थॉमस फ्रैंक के अंडर मेरे ख्याल से मॉर्गन गिब्स व्हाइट एंड कुडूस दोनों ही अच्छा कर सकते हैं, स्पेशली मोहम्मद कुडूस, क्योंकि प्लेयर बहुत ही वर्सेटाइल है और कोई भी सिस्टम में खेल सकता है। और थॉमस फ्रैंक एक ऐसे मैनेजर है जो कि ऑपोजिशन को देख के अपना जो सिस्टम है, टैक्टिक्स है, वो बिल्कुल ही चेंज कर लेते हैं। तो इसीलिए वर्सेटाइल या फ्लेक्सिबल प्लेयर्स उसको ज़्यादा चाहिए होता है अपने टीम में। और मोहम्मद कुदूस इज़ अ परफेक्ट प्लेयर which can fit into that system seamlessly। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं आर्सेनल को लेके। तो आर्सेनल का विक्टर ग्योकेरेस के साथ आपका वर्बल एग्रीमेंट तो हो ही चुका है एंड विक्टर ग्योकेरेस ये चीज़ पब्लिकली कह चुके हैं कि ही वांट्स ओनली आर्सेनल। लेकिन स्पोर्टिंग लिस्बन के साथ अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है आर्सेनल का रिगार्डिंग द फाइनल प्राइस। और लास्ट कुछ दिनों से इसको लेके कोई क्रेडिबल सोर्सेस ने कोई रिपोर्ट नहीं किया है कि कब तक ये डील कंक्लूड हो सकता है या फिर स्पोर्टिंग लिस्बन कितना ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रहे हैं। मतलब लॉजिकली अगर सोचा जाए तो बेंजामिन शेस्को के लिए लेप्जिग जो पैसा मांग रहे थे उससे तो कम होगा आपका ऑब्वियसली, लेकिन कितना होगा ये अभी तक मालूम नहीं है। और इसी दौरान आर्सेनल नोनी मादुएके वाला डील को क्लोज कर लेते हैं विद चेल्सी। और चेल्सी को नोनी मादुएके के लिए 50 मिलियन पाउंड्स के ऊपर का कोई प्राइस वो लोग दे रहे हैं। मतलब एग्जैक्ट फिगर मुझे मालूम नहीं है, फब्रिज़ियो का जो रिपोर्ट आया था उसमें यही चीज़ बोला गया था कि 50 मिलियन पाउंड से ऊपर वो लोग पे किए हैं, जहाँ पे बेस प्राइस हो सकता है आपका 50 मिलियन पाउंड्स के आसपास ही और उसके बाद आपका एड ऑन्स हो। तो एक ऐसा प्लेयर नोनी मादुएके जैसे एक प्लेयर के लिए आर्सेनल अगर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं तो आई एम नॉट सरप्राइज कि बहुत सारे आर्सेनल के फैंस इस चीज़ को लेकर नाखुश हैं या फिर फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि आर्सेनल को नेक्स्ट लेवल पे अगर पहुंचना है तो आर्सेनल को अगर अगले सीजन में ट्रॉफीज जीतना है, प्रीमियर लीग ट्रॉफी जीतना है, तो उनको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो ये चीज़ करने में उनको मदद करे, ना कि उनको ऐसे प्लेयर्स चाहिए नोनी मादुएके वाला जिसके साथ आप टॉप 4 के लिए फाइट कर सको। मतलब नोनी मादुएके का सीजन आप देखिए चेल्सी में, आपको पता चल जाएगा कि उसके गेम में बहुत सारे लिमिटेशंस हैं एंड ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर हु कैन टेक योर टीम टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब वो रॉड्रिगो नहीं है। अगर नोनी मादुएके जैसे एक प्लेयर को आप 35 या बिलो 40 के कोई प्राइस से लेके आते एज ए बैकअप, एज ए रोटेशनल प्लेयर इन अ टीम लाइक आर्सेनल, तो मुझे समझ में आता। लेकिन एक ऐसे प्लेयर को अगर आप 50 मिलियन पाउंड से ज़्यादा पैसा दे के लेके आते हो टू प्ले एज ए विंगर इन योर मेन टीम, इन योर स्टार्टिंग 11, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट आर्सेनल मैनेजमेंट एंड आर्टेटा वाज थिंकिंग। क्योंकि रॉड्रिगो का मुझे पहले लग रहा था कि रियल मैड्रिड शायद रॉड्रिगो को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अभी न्यूज़ेस ऐसे ही आ रहे हैं, फब्रिज़ियो ने भी इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ चांस कि रियल मैड्रिड रॉड्रिगो को लेट गो कर दे इसी ट्रांसफर विंडो में, अगर सही तरीके से कोई क्लब सीरियसली परस्यू करने के लिए जाता है और उसी के साथ रियल मैड्रिड की जो वैल्यूएशन है उसको अगर मैच कर देता है और कमिंग डेज में रॉड्रिगो के साथ
रियल मैड्रिड मैनेजमेंट और जाबी अलोंसो का मीटिंग वगैरह भी है। उसके बाद फाइनल हम लोग को पता चल जाएगा कि रॉड्रिगो रुकेगा या नहीं रुकेगा। लेकिन जितनी भी सारी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, क्रेडिबल सोर्सेस की ही मैं बात कर रहा हूं, वो पढ़ के ऐसा ही लग रहा है कि देयर इज अ चांस कि रॉड्रिगो चला जाए। मुझे मालूम है रॉड्रिगो अगर जाता है तो रॉड्रिगो के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए होगा, लेकिन आर्सेनल वो पैसा रॉड्रिगो के लिए इन्वेस्ट तो कर सकते थे, या फिर रॉड्रिगो जैसे प्लेयर के पीछे जा तो सकते थे, जैसे कि एजे के पीछे वो लोग जाना चाहते थे। तो अभी एजे आएगा कि नहीं आएगा ये क्लैरिटी नहीं है किसी के पास, और एजे अगर आता है तो उसके लिए भी 70 मिलियन पाउंड्स के आसपास कुछ पैसों की डिमांड कर रहे हैं क्रिस्टल पैलेस। तो अभी इस सिचुएशन में आर्सेनल अगर नोनी मादुएके के लिए इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसके बाद वो लोग विक्टर ग्योकेरेस के पीछे भी जाएंगे, वहां पर भी आपको अच्छा खासा पैसा लगेगा। इसके बाद क्या एजे वाला डील आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे, इसका कोई क्लैरिटी नहीं है, आर्सेनल फैंस के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि एजे एंड मादुएके के लिए जो पैसा आर्सेनल खर्चा करने के लिए राजी है, वो पैसा लेके अगर आर्सेनल रॉड्रिगो के पीछे जाते तो हो सकता है, यू नेवर नो, वो वाला डील हो जाए। और अगर रॉड्रिगो एंड विक्टर ग्योकेरेस ये दोनों प्लेयर आर्सेनल में ये ट्रांसफर विंडो में आ जाते हैं, तो आर्सेनल फैंस से मेरा यही सवाल है, आप लोगों को क्या नहीं लगता कि आपका टीम नेक्स्ट लेवल में जा सकता था, या फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू विन titles, win some trophies in this coming season with both Rodrigo and Victor Gyökeres in your team? ऑब्वियस सी बात है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता, आपके फेवर में ऑड्स आ जाते अगर आपके टीम में रॉड्रिगो या फिर विक्टर ग्योकेरेस जैसे दोनों प्लेयर्स एक ही विंडो में आप ले आ सकते थे तो। लेकिन अभी अगर नोनी मादुएके के लिए इतना ज़्यादा पैसा आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद एजे और विक्टर ग्योकेरेस के लिए भी अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च करते हो, तो उसके बाद तो आप भूल ही जाओ कि रॉड्रिगो जैसा कोई प्लेयर आपके पास आएगा। तो इसीलिए आर्सेनल फैंस आर रियली फ्रस्ट्रेटेड, और होना भी चाहिए। मतलब चेल्सी, वेस्ट हैम, टॉटनहम, न्यूकासल, ये सारे क्लब्स, नॉटिंघम फॉरेस्ट, ये सारे क्लब्स 50 to 55 मिलियन पाउंड्स के आसपास प्लेयर्स एक दूसरे के साथ खरीद रहे हैं अमॉन्ग देमसेल्व्स, विच इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि पीएसआर का रूल्स सबको मैनेज करते हुए चलना है, आगे बढ़ना है, और उसी के चक्कर में अपने अपने क्लब के बुक्स मैनेज करने के चक्कर में ये सारे डील्स बहुत बार हम लोग देख चुके हैं। पिछले ट्रांसफर विंडो में भी हम लोग देख चुके हैं, उससे पहले भी ट्रांसफर विंडोज में हम लोग देख चुके हैं कि बहुत सारे क्लब्स ऐसे करते हैं। लेकिन आर्सेनल सर्टेनली आर नॉट द क्लब who done this kind of signings। मतलब वो लोग आर्सेनल चेल्सी से हर एक ट्रांसफर विंडो में प्लेयर्स तो लेते ही हैं, इस ट्रांसफर विंडो में भी प्लेयर ले चुके हैं ऑलरेडी केपा, लेकिन फिर भी उसके बाद नोनी मादुएके जैसे एक प्लेयर के लिए, और वो भी इतना ज़्यादा पैसा दे के, आई डोंट नो व्हाट वाज दे आर थिंकिंग। और मेरे ख्याल से आर्सेनल के फैंस को भी ये सवाल का जवाब पता नहीं है। तो ओनली टाइम विल टेल कि अभी ये डील कंप्लीट होने के बाद आर्सेनल क्या एजे के लिए जाएंगे, और उसी के साथ स्पोर्टिंग कितना पैसा मांगेंगे फॉर विक्टर ग्योकेरेस, और आर्सेनल कितना पैसा देने के लिए राजी होंगे। क्योंकि विक्टर ग्योकेरेस का डील अगर नहीं होता है तो आर्सेनल को फिर से मार्केट में एक नया स्ट्राइकर के लिए जाना होगा। फिर दूसरे तरफ ऐसे न्यूज़ेस आ रहे हैं कि चेल्सी मूव ऑन करना चाहते हैं फ्रॉम निकोलस जैक्सन। तो अगर विक्टर ग्योकेरेस वाला डील नहीं होता है, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं स्पोर्टिंग लिस्बन, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि स्पोर्टिंग लिस्बन को भी समझना होगा कि स्पोर्टिंग लिस्बन में खेलने के लिए विक्टर ग्योकेरेस बिल्कुल ही राजी नहीं है, एंड ही इज करेंटली इन अ काइंड ऑफ अ स्ट्राइक। सो हो सकता है, देयर इज अ चांस, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये डील कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर मैं वर्स्ट के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, अगर ये डील नहीं कंप्लीट हो रहा है और चेल्सी के निकोलस जैक्सन के लिए आर्सेनल फिर से चले जाते हैं, तो आई रियली डोंट नो हाउ Arsenal fans are going to react and going to handle their next season। तो only time will tell what will happen in Arsenal। इसके बाद चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड को लेके। तो रियल मैड्रिड ऑलरेडी बहुत सारे साइनिंग्स तो ये सीजन में कर चुके हैं, उसके बाद और एक डिफेंसिव साइनिंग वो लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वो है आपका अल्वारो फर्नांडिस करेरा, जिसको बेनिफिका से वो लोग खरीद चुके हैं विथ 50 मिलियन यूरोस। और इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड को सेल ऑन क्लॉज के तहत कुछ पैसा मिल रहा है, 8 to 9 मिलियन यूरोस के आसपास कुछ पैसा मिल रहा है। और उसके बाद रॉड्रिगो को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रॉड्रिगो अगर रियल मैड्रिड में नहीं रहता है तो रॉड्रिगो रियल मैड्रिड से कहां पे जा सकते हैं। तो एक तो पॉसिबिलिटी था आपका आर्सेनल, जो अभी मुझे नहीं लग रहा है, और पॉसिबिलिटी है दूसरी तरफ, और एक पॉसिबिलिटी की मैं बात कर सकता हूं, वो है आपका बायर्न म्यूनिख, क्योंकि बायर्न म्यूनिख बहुत बारी अटेम्प्ट कर चुके हैं फॉर निको विलियम्स
अभी लुइस डियाज के पीछे भी वो लोग जा चुके हैं, लेकिन ये दोनों डील अगर नहीं होता है तो फिजिबल ऑप्शन के तहत मुझे लगता है कि बायर्न म्यूनिख कैन बी अ पॉसिबल डेस्टिनेशन फॉर रॉड्रिगो। और एक पॉसिबल डेस्टिनेशन है कि मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि लुइस डियाज को लिवरपूल भेज देते हैं। मुझे मालूम है कि लिवरपूल की अभी करंट जो सिचुएशन है वहां पे अगर डार्विन न्यूनेस को वो लोग भेज देते हैं, ठीक ठाक पैसा उनको मिलता है, तो वो लोग ऑब्वियसली एक स्ट्राइकर के पीछे जाएंगे एंड इन दैट केस वो लुइस डियाज को नहीं बेचेंगे। लेकिन मैं हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन की बात करना चाहता हूं जहां पे लुइस डियाज के लिए आइदा बायर्न म्यूनिख और बार्सिलोना जो पैसा की डिमांड कर रहे हैं लिवरपूल वो फुलफिल कर देते हैं मान लीजिए, और लुइस डियाज चला जाता है फ्रॉम लिवरपूल, तो देयर इज अ चांस कि डार्विन नूनेस एंड लुइस डियाज को बेचने के बाद जो पैसा आता है वो पैसों के साथ और अपने एंड से कुछ पैसा जोड़ के लिवरपूल अलेक्जेंडर इसाक एंड रॉड्रिगो के पीछे जाए। और ये दोनों साइनिंग अगर लिवरपूल कर लेते हैं इन दैट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो मेरे ख्याल से इट इज गेम ओवर फॉर एवरी अदर क्लब्स इन प्रीमियर लीग और लिवरपूल गारंटी के साथ अपना 21st टाइटल जीत के रिकॉर्ड कर लेंगे इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसको लेके मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता था, क्योंकि मुझे आप लोगों की ओपिनियन या फिर आप लोगों की राय जानना है इस बारे में कि क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा भी कोई सिचुएशन फ्यूचर में अराइज हो सकता है, और दूसरी तरफ क्या आप लोगों को लगता है कि रॉड्रिगो अगर जाता है तो ही कैन एंड अप इन बायर्न म्यूनिख। और उसी के साथ जितने भी सारे टॉपिक पे मैंने अभी तक बात किया रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, स्पर्स, ब्रेंटफोर्ड, चेल्सी, रियल मैड्रिड, लिवरपूल, ये सारे टॉपिक को लेके आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या मानना है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। तो दैट बीइंग सेड इस वीडियो को चलिए यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।